एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम कुछ 15 क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए रदरफोर्ड, बी लैंगम्यूर, सी चैडविक या डी आइंस्टीन। किसके द्वारा की गई थी हमें ये बताना है। तो न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी वो 1932 में की गई थी, जो कि चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने जब बेरिलियम के धातु के चादर पर अल्फा कणों की बमबारी की गई थी, तब इन्होंने पाया था कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो ये जो कण है जिसे हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया है, वो कण बहुत उदासीन और भारी कण था। उन्होंने ये बताया था उस टाइम अपने प्रयोगों के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए आकार से, बी आकृति से, सी ओरिएंटेशन से, डी चक्रण से। तो चुंबकीय क्वांटम जो संख्या है वो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओरिएंटेशन से संबंधित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो किसी भी उपकोष के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसको हम m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और l के भी किसी भी मान के लिए m का जो होता है 2 मान होता है, -l से +l तक का। ठीक है, तो ये जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किससे संबंधित है। तो ये जो होती है हमारी ओरिएंटेशन से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यदि सदिश जो आपको दिया गया है वेक्टर a और वेक्टर b, और इनके बीच का कोण आपको दिया गया है वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, और डॉट में आपको दिया है वेक्टर a, तब हमको इसका मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो ये आपको वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a दिया है, ये इसकी दिशा है। और ये जो आपको वेक्टर a और वेक्टर b दिया गया है वो परस्पर लंबवत है। ठीक है, परस्पर लंबवत है मतलब इनकी ये कुछ इस तरह से होंगी। ये आपका a होगा, ये b होगा, और ये आपका हो जाएगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको बताना है इनके बीच का इनका मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a और साथ ही साथ डॉट में a है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मॉड में लेंगे हम, पहले वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a मॉड में रहेगा, और उसके बाद एक बार मॉड में रहेगा आपका वेक्टर a। इसके साथ जो इनके बीच का जो एंगल लेना है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो आपका है यहाँ पे जो एंगल बना होगा उसमें एक जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, ये कॉस थीटा लेंगे हम, और अगर वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो उसमें हमारी साइन थीटा होती है। तो यहाँ पे आप कॉस थीटा लेंगे, और ये आपको बोला गया है कि ये लंबवत हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। और कॉस 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 0 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आयरन में। ठीक है, आप बाकी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर ये बता सकते हैं कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ पे हमने बात की है आयरन की, तो हम आयरन का बस देख लेते हैं। तो आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और जो होता है आपका 3d6 होता है। ठीक है, 3d6 मतलब हम लास्ट में अगर देखें तो d में जो टोटल रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं, कुछ इस तरह से रहेगा। अब 3d कितना बोला है, यहाँ पे 6 बोला है। ठीक है, तो इसको जब हम फिल करेंगे तो 3 4 5 और यहाँ पे क्या होगा, एक 6 होगा। ठीक है,
और इसके बाद जो आपको इसके आगे के जितने दिख रहे हैं ये सब क्या है, खाली है। मतलब इसमें जो है सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आप चाहें तो आप अन्य जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो अयुग्मित यहाँ पे पूछा गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, यह बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला न्यूटन का शीतलन नियम, बी है स्टीफन का विकिरण नियम, सी है प्रीवोस्ट का सिद्धांत और डी है किरचॉफ का नियम। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, जो कि है इसका ऑप्शन डी, किरचॉफ के नियम के अनुसार है। किरचॉफ ने जो नियम दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो भी आप किरचॉफ के नियम के अनुसार जो भी अच्छे उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ठीक है। इन्होंने साथ ही साथ एक सिद्धांत भी दिया था जिसके अनुसार किसी तल द्वारा किसी समय विशेष पर जो अवशोषित विकिरण ऊर्जा की मात्रा होती है तथा उसी समय पर उस पर जो आपतित कुल विकिरण ऊर्जा होती है, इसके मात्रा का जो अनुपात होता है उसको हम अवशोषण क्षमता गुणांक कहते हैं, जिसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने ये चीज़ भी अपने सिद्धांत में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसके बीच गुरुत्वीय बल अधिक होता है। आपके ऑप्शन है, ए केवल पृथ्वी एवं बिंदु द्रव्यमान, बी किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो, सी केवल पृथ्वी एवं सूर्य, या डी केवल किन्हीं दो आवेशित पिंडों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ द्रव्यमान हो, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जानते हैं कि जो भी किन्हीं दो द्रव्यमान युक्त पिंड होते हैं उनके बीच एक आकर्षण बल लगता है, ठीक है, जो ये होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर होता है, ठीक है, जहाँ पे m1 m2 जो है पिंड का द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है और g जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन एक समतल है। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है बोरान ट्राइक्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बोरान ट्राइक्लोराइड की अगर आकृति की हम बात करें तो वो जो होती है त्रिकोणीय समतली होती है, मतलब कुछ इस टाइप की होती है। एक जो क्लोरीन होगा ऊपर होगा, एक इस साइड होता है और एक इस साइड। तो इस प्रकार इसकी जो आकृति की बात करें तो ये होती है त्रिकोणीय समतली होती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इसमें किस टाइप का संकरण पाया जाता है तो इसमें sp2 संकरण पाया जाता है और इसके बंध कोण का मान जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सा समतल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या क्या है, हमें ये बताना है। तो हाइड्रोजन परमाणु की या बोर त्रिज्या के लिए एक हमारे पास सूत्र होता है जो कि होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो इस यहाँ पे आपको पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी, साथ ही साथ z जो यहाँ पे दिया गया है z की वैल्यू जो परमाणु क्रमांक होगा वो भी क्या होगी, 1 होगी। तो इसके लिए हमें त्रिज्या निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.529 ये 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻8 आएगा, जो कि सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। इसके बाद जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। और अगर आपको एंगस्ट्रॉन्ग में इसी को पूछेगा तो आप इसे लिखेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डाई बोरेन को जब हम 120 अंश सेंटीग्रेड पर अमोनिया से मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें ये बताना है।
तो जब आप डाइबोरेन को 120 अंश सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन का सूत्र होता है B2H6 इंटू 2NH3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि तीन एक समान 60 वोल्ट 120 वोल्ट के बल्बों को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं 220 वोल्ट से जोड़ दिए हैं हम। ठीक है, तीन हमारे पास 60 वोल्ट का बल्ब है जिसको हम 220 वोल्ट से जोड़ दिए हैं, तो इनके द्वारा ली गई हमें कुल शक्ति बतानी है। तो श्रेणी क्रम में जो शक्ति होती है, तो यदि बल्ब को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो इनके बीच की कुल शक्ति का एक सूत्र होता है 1/P इक्वल टू होगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ठीक है, यहाँ पे आपको P1 P2 P3 की जगह जो आपको दिया गया है तीन एक समान 60 वोल्ट, उसको आप पुट करेंगे। यहाँ पे सारे वैल्यूज आप पुट करेंगे। देन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 3/60। 3/60 मतलब 1/20 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी मतलब 1/P की वैल्यू आपको 1/20 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हमको बताना है कि कुल शक्ति कितनी है, मतलब P की वैल्यू बताना है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 20 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, वॉट हो जाएगी। आपका जो ऑप्शन डी है 20 वॉट, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से एक तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है। हमें बताना है कि कौन से तत्व ऐसे हैं जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य है। आपका ऑप्शन है ए फ्लोरीन, बी नाइट्रोजन, सी नियॉन या डी ऑक्सीजन। तो नियॉन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ठीक है, और जितने भी आपको इस क्रम में अक्रिय गैस दिखते हैं जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जो अक्रिय गैसों का समूह है, इसकी जो अष्टक जो होती है वो पूरी तरह से भरी हुई होती है। इसलिए ये जो गैसें हैं वो किसी अन्य तत्व के साथ क्रिया नहीं करती है। और आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो होता है वो रंगहीन होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर। कॉपर जो होता है वो रंगहीन होता है। क्यों, अब ये जान लेते हैं हम। क्योंकि संक्रमण धातु में जो डी आर्बिटल जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। ठीक है, और आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण धातु जो होती है वो रंगीन होती है, इसके रंगीन यौगिक बनते हैं। लेकिन संक्रमण धातु के आयनों का रंग उनके वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करने पर डी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, एक डी स्तर से भिन्न ऊर्जा दूसरे डी स्तर में जो इलेक्ट्रॉन का गमन होता है। ठीक है, एक डी स्तर से अगर दूसरे डी स्तर में इलेक्ट्रॉन का गमन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डी संकरण कहते हैं हम। और यहाँ पे डी संक्रमण कहलाएगा ये। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे कॉपर की। कॉपर जो पॉजिटिव आयन आपको दिया गया है उसमें जो है कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें डी संक्रमण नहीं पाया जाता। ठीक है, क्योंकि इसमें डी संक्रमण नहीं पाया जा रहा है इसलिए इसका जो डी आर्बिटल होगा वो पूर्ण रूप से भरा होता है। पूर्ण रूप से मतलब जो 3d10 होता है आपका। ठीक है, 3d10 मतलब जो आपका पूरा आर्बिटल होगा वो पूरी तरह से भरा होगा। इस कंडीशन में रहेगा आपका। जब कॉपर के कंडीशन में आप लेंगे तो 3d10 होता है, इस वजह से जो इसमें आपको क्या होगा, डी संक्रमण नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये जो आयन होगा वो रंगहीन होगा। ठीक है, बाकी अन्य जो तत्व होते हैं उसमें जो डी संकरण पाया जाता है उसकी वजह से ही वो यौगिक जो होते हैं जो जिसमें डी आर्बिटल जो होता है आंशिक रूप से भरा होता है, तो इसमें संक्रमण धातु जो होते हैं रंगीन होते हैं। ठीक है, रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आपको दिया गया है यहाँ पे जीनॉन डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, इसमें कौन सा रेखी प्रकार का है, हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपको दिया गया है। जीनॉन डाइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो होते हैं वो रेखी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनकी आकृति जो होती है वो रेखी होती है। इसे आप इस तरह से, इसका आकृति कुछ इस तरह से रहता है जीनॉन डाइफ्लोराइड का। ये
ये भी रेखी है। साथ ही साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसकी आकृति भी रेखी होती है। और अगर जीनॉन डाइफ्लोराइड में संकरण की बात करें तो इसमें sp3d संकरण पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में sp संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर में जुड़े हैं तो हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो समांतर समायोजन है, मतलब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है 10 ओम और 30 ओम, तो वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 और ये रहेगा 30 प्लस 10 मतलब 40/300 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब हम ये 1/r की वैल्यू है, जब आप r की वैल्यू लेंगे तो r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 30/4 मिलेगी। इसको अगर हम ओम में निकालें तो ये क्या होगा 7.5 ओम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है E और P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण के लिए एक फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू जो होता है हमारा वेक्टर P और क्रॉस में होता है वेक्टर E। यहाँ पे जो वेक्टर P है आपका वो द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहा है और वेक्टर E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट पर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।